हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले अपनी जो क्लास हुई थी उसमें अपन क्या पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या मीनिंग है। आज अपन क्या देखेंगे कि आपका एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आपका विद्युत द्विध्रुव। तो आज अपन ये देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव का मीनिंग क्या होता है और कौन कौन सी राशियां या विद्युत द्विध्रुव के क्या क्या उदाहरण होते हैं आपके पास। तो सबसे पहले तो आता है कि विद्युत द्विध्रुव होता है क्या आपके पास। तो द्वि का मीनिंग होता है दो, और ध्रुव का मीनिंग हो गई ध्रुवता आपके पास। तो इस तरीके से, और विद्युत में अपन क्या पढ़ते हैं, आवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि दो ध्रुवता वाले जो आवेशों का युग्म होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो आप ये कह सकते हो कि यह एक दो आवेशों का युग्म होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि इसमें आपको कितने आवेश मिलेंगे, दो आवेश मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक आवेश का परिमाण वो तो होगा एक समान। यानी कहने का मीनिंग, आपके पास अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो उनका परिमाण तो लोगे आप एक समान। सेकंड, अगर आप देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि जो प्रकृति होती है वो प्रकृति आपकी क्या मिलेगी, विपरीत मिलेगी। विपरीत मिलने का मीनिंग हो गया कि आपका एक अगर धनात्मक आवेश है तो जो दूसरा आवेश होगा आपका वो कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। और तीसरी इनमें क्या खासियत होती है कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि अगर आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो पहली चीज तो आप कहोगे कि इसमें क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं। यानी कि एक युग्म होता है दो आवेशों का, जिनमें हर आवेश का परिमाण एक समान होता है, प्रकृति विपरीत होती है। यानी एक धनावेश है तो दूसरा ऋणावेश होगा, और दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, अल्प दूरी होगी। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जैसे एक कोई Q1 आवेश है और ये आपका Q2 आवेश है, और इनके बीच की ये आपके पास कोई दूरी है जो मैं किससे लिख रहा हूं, 2a से लिख रहा हूं आपके पास। अब आपको ये कहा जाता है यदि Q1 बराबर हो Q2 के और साइन में कैसा हो, विपरीत हो, तो ये जो युग्म है आपका, ये युग्म आपका कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। दोबारा समझना बच्चों, विद्युत द्विध्रुव का मीनिंग क्या हो गया कि कोई दो आवेशों का युग्म जिनके बीच की दूरी अल्प हो और दोनों का परिमाण एक समान हो और प्रकृति विपरीत हो। यानी एक अगर प्लस का है तो दूसरा क्या होगा आपका, माइनस का होगा। तो इस तरीके का कोई भी युग्म का जो निर्माण करोगे उसी युग्म को अपन नाम दे देते हैं आपका विद्युत द्विध्रुव। कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत द्विध्रुव में ये खासियत होती है कि दोनों आवेशों का परिमाण एक समान होता है, प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी एक धनावेश है तो दूसरा कैसा होगा, ऋणावेश होगा, और तीसरा दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, आपके पास अल्प होगी। अगर आप उदाहरण देखना चाहो तो उदाहरण में जैसे मैंने पहला उदाहरण लिया आपका NaCl। अब अगर आप इसमें देखोगे तो आपके पास एक तो Na प्लस है और दूसरा क्या है, Cl माइनस है। अब Na प्लस का आवेश देखोगे तो Q1 इज इक्वल टू, आपके पास इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला यानी +1e हो गया, और Q2 इज इक्वल टू देखोगे तो -1e हो गया। इन दोनों को देखने पर पता चला Q1 और Q2 है वो बराबर हैं
और प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत है आपके पास। दूसरा उदाहरण देख लो, आपके पास होता है MgCl2। इसको अगर आप देखोगे तो Mg+2 होगा और 2Cl- होगा। अब अगर इसका Q1 आवेश निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए यानी +2e, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए तो आप कह सकते हो -2e। अब अगर इन दोनों में भी आप संबंध देखोगे तो Q1 बराबर क्या निकल कर आ रहा है, -Q2 निकल कर आ रहा है। यहां से भी आप कह सकते हो कि दोनों आवेशों का परिमाण क्या है, आपका एक समान है और प्रकृति विपरीत है। एक और उदाहरण देख लो, AlCl3। इसकी बात करोगे तो Al+3 है और दूसरा 3Cl- आपके पास। इसका Q1 आवेश देखें तो आपके पास +3e है, इसका Q2 आवेश देखें तो -3e है। दोनों में अगर आप संबंध देखोगे तो कह सकते हो Q1 बराबर किसके है, -Q2 के है। तो यानी इन तीनों उदाहरणों में आपने क्या देखा कि हर आवेश का परिमाण एक समान है परंतु प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। तो इस तरीके के युग्म को ही अपन क्या नाम दे देते हैं, विद्युत द्विध्रुव का नाम दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है विद्युत द्विध्रुव में बच्चों, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। इस पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन का मीनिंग है Q1 + Q2 बराबर अगर 0 हो तो इसका क्या तात्पर्य है, या ये किसको निरूपित करने का काम करता है। यानी आपको क्वेश्चन में कहा है कि अगर Q1 + Q2 बराबर 0 हो तो आप इससे क्या मीनिंग निकालोगे। तो इसका सॉल्यूशन अपन यहां देख रहे हैं कि आपने को गिवन है Q1 + Q2 बराबर किसके है, 0 के। तो आप यहां से कह सकते हो Q1 बराबर किसके गिवन है, -Q2 के। और ये वाला जो संबंध है वो आपके पास यहां दिया हुआ है। तो आप कह सकते हो कि दी गई समीकरण विद्युत द्विध्रुव को निरूपित करती है। तो ये बच्चों आपका किसका मीनिंग हुआ है, विद्युत द्विध्रुव का मीनिंग हुआ है कि आपका विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, किस तरीके से अपन उसको परिभाषित करते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे। तो आपके पास विद्युत द्विध्रुव के बाद में जो आपकी अगली राशि है उस अगली राशि का नाम है आपके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों आपका ये जो अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ये टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 1 में। इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो ये मान के चल लो कि आपका जो बोर्ड है या कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए आपका एक क्वेश्चन है वो तो प्रिपेयर हो गया। अगला टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि विद्युत द्विध्रुव से आपके पास एक राशि मिलेगी जिसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अपन P सदिश से लिखते हैं। और आपको ध्यान रखना है कैसी राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है। यानी जब भी आप विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की बात करोगे तो इसमें शब्द आएगा कैसी राशि है, सदिश राशि। और आपको पता है कि जब भी आप सदिश शब्द का यूज लोगे तो सदिश शब्द में आपको दो चीज मिलेगी, एक तो मिलेगा परिमाण और दूसरा मिलेगा आपको सदिश राशि में दिशा। तो आपको दोनों ही शब्दों के बारे में पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण क्या होता है। तो दोनों विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी भी
एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल। तो बच्चों लाइन का मीनिंग समझना कि आपके पास अभी पढ़ के आए हो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव। उसमें कितने आवेश होते हैं? दो आवेश। उनमें से किसी भी एक आवेश का तो परिमाण ले लो, उनके बीच की क्या ले लो? दूरी ले लो। तो जैसे मान लो मैंने ये लिया, एक तो प्लस क्यू है आपके पास, माइनस क्यू आवेश है, और ये आपका प्लस क्यू आवेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी आपके पास 2a। तो अगर आप इस P सदिश के परिमाण की बात करोगे यानी मोड ऑफ P की बात करेंगे, तो किसी भी एक आवेश का परिमाण तो हो गया Q और दोनों के बीच की दूरी हो गई 2a। तो ये तो आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। यानी कि जब भी आपके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शब्द आता है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो आपका दिमाग में माइंड में एक ही बात सेट होनी चाहिए। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। सदिश राशि में दो चीजें होती है, एक तो परिमाण और एक क्या होती है? दिशा। पहले बात कर रहे हैं परिमाण की। तो परिमाण की अगर आप बात करोगे तो परिमाण में आप ये कह सकते हो कि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, उनमें किसी भी एक आवेश का तो ले लो परिमाण, और दोनों के मध्य की दूरी का गुणनफल करोगे तो जो राशि मिलेगी उसी को कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। अब यहां से आप इसका मात्रक भी लिख सकते हो। मात्रक में कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो यहां से ये मात्रक निकल कर आ गया C इंटू मीटर आपके पास। अब अगर आप दिशा की बात करोगे तो दिशा में ध्यान रखना है, कहां से कहां होती है? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। यानी कि जब भी आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा निकालनी हो तो आपका एरो होना चाहिए माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि इस P सदिश में एक तो मिलेगा आपका P का परिमाण और दूसरी मिलेगी P की दिशा। और आपको पता है किसी भी सदिश की दिशा को लिखते हैं अपन P कैप से या उसके एकांक सदिश से। तो आपके पास ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है और ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो P कैप आपका इस तरीके से निरूपित होगा। तो आप P सदिश को ऐसे लिख सकते हो, P का परिमाण और P की दिशा में एकांक सदिश। जहां आपका P का परिमाण है वो तो Q इंटू 2a होगा और ये आपका P कैप है वो हमेशा क्या मिलेगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर मिलेगा। तो बच्चों ध्यान रखना है कि अगर आपके पास किसी भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी हो तो आप क्या कर सकते हो? इस तरीके से गणना कर सकते हो। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जाम्पल आपका कि HCl के अणु में हाइड्रोजन व क्लोरीन के मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। दोबारा समझना बच्चों, आपको कहा गया है कि आपके पास एक HCl का अणु है। HCl के अणु की बात करोगे तो H प्लस और दूसरा Cl माइनस। इसमें Q1 निकालोगे तो प्लस E और Q2 निकालोगे तो क्या आएगी? माइनस E आएगा। आप यहां से ये कह सकते हो कि मोड Q बराबर तो क्या आ गया? E के
जिसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लिख सकते हो। और दोनों के बीच की दूरी 2a बराबर, देखो क्या कहा है, H व Cl के मध्य की दूरी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी है वो आपको दी हुई है 5 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको बोला है P वेक्टर को निकालो, तो P वेक्टर में आपके पास एक तो आएगा परिमाण और एक आएगी आपकी दिशा। तो परिमाण की बात करोगे तो P का परिमाण है वो पड़ गया है Q इंटू 2a। Q की वैल्यू है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 2a का मीनिंग है 5 इंटू 10⁻⁻10। सोल्व करोगे तो यहां से आया 8.0 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर। ये तो इसकी गणना हो गई। दूसरा अगर दिशा देखोगे तो इसमें माइनस तो कौन है, Cl, और प्लस कौन है, H प्लस। तो आप लिख सकते हो Cl से H की ओर, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो कहां से कहां होगी, क्लोरीन से हाइड्रोजन की ओर होगी। तो बच्चों आपका सेकंड टॉपिक क्या था कि आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपकी एक सदिश राशि होती है जिसमें आपका एक तो परिमाण होगा और दूसरी क्या होगी, दिशा होगी। आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, यानी -q से क्या होगी, +q की ओर होगी। जैसे अपन ने यहाँ देखा तो HCl में Cl तो आपका माइनस का है और H आपके पास क्या, प्लस का। जैसे अगर मैं ये बनाऊं, ये H और ये Cl, तो P की जो दिशा है वो आपकी कहां से कहां होगी, क्लोरीन से हाइड्रोजन की ओर होगी। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि इसका जो परिमाण है वो परिमाण निकालने के लिए आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो दो आवेश होते हैं उनमें से किसी भी एक आवेश का तो क्या ले सकते हो आप, परिमाण, और उनके दोनों के बीच की जो दूरी होती है उन दोनों को गुणा करोगे तो आप क्या निकाल सकते हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हो। यह आपका एक उदाहरण है जो इसी पे बेस्ड है आपके पास। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो क्लियर है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा निकालना सीख रहे हैं कि अगर आपको अलग अलग तरीके की केसेस गिवन हो तो आप उसकी दिशा किस तरीके से निकालोगे। यानी कि कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं और उनके बेसिस पे अपने आगे कभी भी अगर अपन को कोई प्रॉब्लम मिलती है दिशा निकालने की तो अपन क्या कर सकते हैं, उसकी दिशा है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अब अपन देख रहे हैं आपकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा निकालने का तरीका। तो आपके पास है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कि किस तरीके से अपन उसकी दिशा निकालेंगे। तो आपके पास पहला उदाहरण दिया हुआ है कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अब आपके पास यहाँ -q आवेश रखा हुआ है और यहाँ आपका +q आवेश रखा हुआ है, यानी ये A बिंदु है और ये आपका B बिंदु है। अब आपको यहाँ क्या निकालना है, P के बताना है कि P के किधर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेम डायग्राम, ये x है ये y है, इस बिंदु पर तो रख दिया आपका +q और यहाँ रखा हुआ है आपका -q, वही A और B बिंदु है आपके पास। तीसरा है जिसमें ये आपके पास ये x है ये आपका y है, इस बार आपका यहाँ तो रखा है -q और यहाँ रखा हुआ है +q। ये आपका C बिंदु है, ये आपका क्या है, D बिंदु है। और अगला क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, यहाँ आपका रखा है +q
और यहां रखा है -q। ये C है और ये D बिंदु है। अब सब जगह आपको क्या निकालना है, P कैप निकालना है कि आप P कैप यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे निकालोगे। तो देखो बच्चों, आप जानते हो कि जो दिशा होती है वो कहां से कहां होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। दिमाग में यही चीज होनी चाहिए कि जब भी आपको दिशा निकालनी हो तो आपके पास एक तो ऋणात्मक आवेश का पता होना चाहिए, एक धनात्मक। तो यहाँ देखें, तो यहाँ आपके पास ऋणात्मक ये है, धनात्मक ये है, तो आप पी के बोल सकते हो ए से बी, और ए से बी का मीनिंग प्लस एक्स एक्स होगी, और प्लस एक्स एक्स को आप प्लस आई कैप से भी लिख सकते हो आपके पास। तो ये तो आपकी इस क्वेश्चन में आ गई। यहां देखें तो -q ये है, +q ये है, तो आप यहां कहोगे कहां से कहां, B से A की ओर, और B से A की ओर का मीनिंग ये प्लस एक्स है, तो इधर क्या होगी, -x होगी। तो आप इसको -xx भी कह सकते हो, या इसी को आप -i भी कह सकते हो। आपके पास तीनों में से कोई सा भी नाम दो। यहाँ देखो ये -q है, ये +q ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो C से D की ओर, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, इसी को बोल सकते हो +yx, और yx को लिखा जाता है j कैप से, तो +j कैप हो गया। ऐसे इसमें देखोगे तो इसमें आप यहाँ लिखा सकते हो कि आपके पास कहां से कहां है, -q ऊपर है, +q नीचे है, तो नीचे हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो D से C की ओर, ये +y ऊपर है तो नीचे क्या हो गया, -y, तो आप इसको -yx भी कह सकते हो, या इसी को -j कैप भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गई आपके पास दिशा निकालने का तरीका। अब यहाँ आपका एक कोई नोट आता है, और वो नोट आपको ये कहता है कि यदि कोई दो द्विध्रुव एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर व्यवस्थित हो, तो कहने का मीनिंग ये है कि एक द्विध्रुव तो आपका इस तरीके से द्विध्रुव आघूर्ण बना रहा है, और दूसरा द्विध्रुव आपका इस तरीके से द्विध्रुव आघूर्ण बना रहा है, और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो इनका जो पी नेट आएगा, उस पी नेट में एक तो उसका परिमाण होगा, और एक मान लो ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, पी नेट अगर कभी निकालना हो तो ये सूत्र होता है P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर +2P1 P2 cos थीटा, और अल्फा बराबर होता है आपका tan इनवर्स P2 sin थीटा अपॉन में P1 + P2 cos थीटा। ये सूत्र आपका तब काम आएगा जब आपके पास कोई दो द्विध्रुव हों जो एक दूसरे के साथ कितने कोण पर व्यवस्थित हैं, थीटा कोण पर। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपका एक कोई समबाहु त्रिभुज गिवन है, ये भी लंबाई L है, ये भी लंबाई L है, ये भी लंबाई L है। अब बोला गया है यहाँ तो -2q आवेश रखा हुआ है, यहाँ एक +q आवेश है, और ये +q आवेश है। बोला परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखो सिचुएशन को ढंग से समझो। ये -2q में एक -q और एक +q तो मिलके इधर द्विध्रुव बनाएगा, एक -q और एक +q मिलके इधर बनाएगा। तो आप अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक तो ये इधर आ रहा है P1,
जिसको आप परिमाण निकालना चाहो मोड ऑफ पी, वो लिख सकते हो Q इंटू एल। ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। ऐसे ही आपका यहां से एक और द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा ऐसे, जिसमें ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। और समबाहु त्रिभुज दिया हुआ तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। यहां से आपके पास P2 जिसका परिमाण P2 मोड निकल कर आया Q इंटू एल। बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपको -2Q P1 है, जिसमें एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू मिलके P1 बनाएगा। एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू मिलके ये क्या बनेगा, P2। अब अपन को द्विध्रुव आघूर्ण निकालना सीख गए हैं कि कोई भी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी, तो ये भी L गिवन है, ये भी L गिवन है आपके पास। अब आपको क्या निकालना, P नेट निकालना है। अब आप दोनों को अगर देखोगे तो यहां से निकल कर आया P1 का परिमाण P2 के परिमाण के बराबर है। दोनों किसके बराबर है, Q इंटू एल, जिसको अपन ने क्या मान लिया, P मान लिया। अब इसमें वैल्यू रखो, तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कोस 60 डिग्री। देखो क्या किया, P1 की जगह पे P रख दिया, P2 की जगह पे P रख दिया और थीटा की जगह 60 रख दिया। इसको सोल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा √3P या √3 इंटू QL। ऐसे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स P sin 60 अपॉन में P प्लस P cos 60, जिसको सोल्व करोगे तो क्या निकल कर आएगा, 30 डिग्री निकल कर आएगा। तो बच्चों ये बात हुई आपकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। दिशा निकालने की प्रैक्टिस भी करा दी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं वो भी सीख चुके हैं। और अगर आपका एक से ज्यादा कहीं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ रहे हों तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी निकाल दी। तो बच्चों ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर की डेरिवेशंस हैं वो सोल्व करेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। किसी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप प्रॉब्लम हो उसको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है उन पे आप व्हाट्सएप करके डिस्कस कर सकते हो। और बच्चों वीडियो को देखने के बाद में प्लीज आप लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।